इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में दो कैटेगरी के लोग होंगे। काम की दृष्टिकोण से अगर देखें तो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो किसी दूसरे के डायरेक्शन में काम करते हैं और एक जो काम जनरेट करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और ये वेज के लिए काम कर रहा है। जो मजदूर वर्ग है, जो नौकर वर्ग है, वो सैलरी के लिए काम करता है। जो ऑनर है, जो मालिक है, वो लाभ के लिए काम करता है। दोनों के इंटरेस्ट में क्या है ना, एक पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, मतलब एक विरोध का जन्म होता है। अगर कोई एम्प्लॉई का ग्रुप या एम्प्लॉई अधिक वेज का मांग करता है तो स्वाभाविक रूप से इसका असर सीधे सीधे किस पे पड़ता है, जो उस काम का मालिक है, एम्प्लॉयर है, यानी कि वहाँ पे उसका प्रॉफिट डाउन होना स्टार्ट हो सकता है। हम हर कंडीशन में ये नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वेज जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का खाता है। तो अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो यहाँ रिलेशन बन रहा है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया और डिस्प्यूट बढ़ता है तो इसका प्रभाव पूरे समाज में पड़ता है। और आपको पता है कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो कई बार जब हम डायरेक्ट चीज़ें पढ़ते हैं ना कि आंदोलन हो गया, यानी कि 20 के दशक में बहुत सारा देखिएगा कि फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा संघर्ष होता है, ठीक है, कम्युनिज्म का जन्म होता है। तो वो क्या था कि 1919 में, 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो औद्योगिक क्रांति, मतलब जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है जब 1919 के अंदर, तो पूरा इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होता है। और उसी समय जो मालिक वर्ग हैं, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, वो अधिक से अधिक घंटे काम करवाने की कोशिश करते हैं। और जो मजदूर लोग हैं वो वेज में इजाफा चाहते हैं, क्योंकि सामानों का दाम जो उस समय बहुत बढ़ जाता है, युद्ध के एरिया में बढ़ गया था। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री में भी इस बात को मतलब समझते हैं कि एक संघर्ष कितना विभत्स रूप ले सकता है। ये बात आज भी सत्य है। और कहने का मतलब ये है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्यूट बनता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में काम को लेके, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये पूरे समाज और पूरे सरकार को प्रभावित कर देगी, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार रहे, ठीक है, किसी भी देश की सरकार रहेगी, ये समस्या बनती ही बनती है, ठीक है। तो ये जो पूरा मुद्दा बनता है, यानी कि काम के दृष्टिकोण से एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और उससे जन्म लेने वाली समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सरकार पे जो प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये जन्म जो है, ये जो चीज़ें हैं, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ये। इसीलिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि समस्या ही जो है वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल का प्रॉब्लम है, तो इसका समाधान कौन ऑर्गेनाइजेशन करेगा, इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ठीक है। इसीलिए ILO का गठन किया गया था। तो जैसा कि आप फिगर से ही देख सकते हो कि ये क्या है, एक ट्राईपार्टाइट बॉडी है, ठीक है। किस तरह का बॉडी है, ट्राईपार्टाइट बॉडी है। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 पार्टी हैं इसके अंदर, कौन कौन, एम्प्लॉय का वर्ग, एम्प्लॉयर का वर्ग और सरकार। तो ये क्या है, ट्राईपार्टाइट है, ठीक है। चूँकि हर देश में ये समस्या का जो स्वरूप होगा वो एक जैसा ही होगा और हर देश में 3 पार्टी ही इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका गठन किया गया संगठन का, तो वो क्या था, ट्राईपार्टाइट ही बना। और हर देश जो कि इसका मेंबर है, वहाँ भी ये जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राईपार्टाइट ही होगा, इनकी 3 पक्षी ही होगा, ठीक है। ये जब बॉडी मिलती है, ठीक है, ये जहाँ भी मीटिंग होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। कितनी बार होती है, साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। और इसका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होता है, ठीक है, जो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है कि कब मीटिंग होगी, क्या मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, ये सब डिस्कस करने के लिए इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। और इसका डे टू डे वर्क करने के लिए
ये ऑफिसेज बनाते हैं बहुत सारे देश के अंदर, बहुत सारे रीजन में इसका ऑफिस है, इंडिया में भी इसका ऑफिस है। ये क्या करता है, ये डे टू डे वर्क करता है, ठीक है, डे टू डे वाला काम करता है। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगा, प्लानिंग का काम करता है, एजेंडा सेट करता है ये, ठीक। जब कॉन्फ्रेंस होता है तो कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मिनिमम स्टैंडर्ड तय किया जाता है। मिनिमम स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, मिनिमम स्टैंडर्ड का मतलब है ऐसे लेबर लॉज, ऐसे कानून जिससे कि मजदूर का कुछ इतना शोषण ना हो जाए कि वो शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाए या मर जाए, और इतना भी छूट नहीं देना है कि कोई काम ही ना हो पाए, ठीक है। तो बैलेंस बना के एक मिनिमम स्टैंडर्ड वहाँ बनाया जाता है। और चूँकि ये बहुत सारे देशों का इसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और सरकार का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, तो जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड बनता है उसको तय करते हैं वोटिंग से, 2/3 बहुमत से तय करते हैं, ठीक है। 2/3 होता है किस चीज़ का, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट और वोट करने वाले हैं उसका 2/3 बहुमत से मिनिमम स्टैंडर्ड तय होता है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो है शुरू में लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, मतलब कानूनी रूप से ऐसा नहीं है कि उसको ला दिया गया है, ठीक है। जो मेंबर स्टेट इसको अपने संसद में, अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई करती है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड उस देश पे जो इसको रेटिफाई करती है उस पर क्या होता है, ये बाइंडिंग हो जाता है, यानी कि उसको बाध्य हो जाता है मानने के लिए, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशन, मतलब वैसे कानून इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वैसे स्टैंडर्ड जो उस देश का, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने वाला कोई सदस्य, किसमें, ILO में पार्टिसिपेट करने वाला कोई मेंबर रेटिफाई कर दे, तो वो स्टैंडर्ड उस पर क्या होता है, लीगली बाइंडिंग हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशन। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिकमेंडेशन, ठीक है। ये बहुत ही एग्जॉस्टिव गाइडलाइन होता है, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं होता ये। तो जब किसी देश की संसद या देश की सरकार ILO में बैठ के उस देश को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टैंडर्ड को वो रेटिफाई कर दे। रेटिफाई करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि जिस देश को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस देश की स्थिति क्या है, उस देश के आर्थिक स्थिति क्या है। अब मान लीजिए यूरोप के ज्योग्राफी में रहने वाला कोई देश अगर ये तय करता है कि मेरे एम्प्लॉई सिर्फ 7 घंटे काम करेंगे, तो वो चीज़ इंडिया में अभी अप्लाई नहीं हो सकता है। आप देखे भी होंगे कि हाल के दिनों में इस घंटा को 12 घंटे का भी काम करने का कानून को पास किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लेबर ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर वही एक्सप्लॉइट नहीं होगा, अगर उसी को यूज नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस स्केल पे होना चाहिए, ठीक है, वो होगा नहीं। इसीलिए हालांकि मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये एक सत्य है कि जितने विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उनके पास तो लेबर ही एक अपॉर्चुनिटी है, तभी तो IT का बहुत बड़ा हब आपको इंडिया में दिखने को मिलता है आउटसोर्सिंग के रूप में। अगर आप उसी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे, बहुत ज़्यादा ये कर देंगे, तो शायद जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में काम नहीं करवा पाएँ। तो इसीलिए ध्यान ये रखा जाता है कि देश की जो सरकार वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है वो अपने देश की काल स्थिति को देखते हुए ही मिनिमम रिकमेंडेशन को एडॉप्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिनिमम रिकमेंडेशन होते हैं, कुछ ऐसे कन्वेंशंस हैं जो वाकई बहुत ही फंडामेंटल है, और उसे लगभग हर सरकार को इस बात पे फोर्स किया जाता है कि भाई आप इसको तो एक्सेप्ट करो ही करो। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर तो आप देश को विकास करने के लिए अगर मान लीजिए कि हर बच्चे को भी फैक्ट्री में लगा दोगे, तो उसका क्रिटिकल एज, जो टेंडर एज है, जब उसके पढ़ने लिखने और स्किल डेवलपमेंट करने का उम्र होता है, अगर उसको आप फैक्ट्री में लगा देंगे तो डेफिनेट सी बात है कि रिसोर्स तो आपका एक्सप्लॉइट, चलो कुछ देर के लिए आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी एक गलत चीज़ है और इंडस्ट्री का भी कुछ डेवलप होना नहीं है। तो चाइल्ड लेबर जो है एक फंडामेंटल कन्वेंशन है, ठीक है। ये सारे फंडामेंटल कन्वेंशन, कुछ कन्वेंशन ऐसे हैं जो फंडामेंटल हैं, ठीक है, जिसे सारे देश की सरकारों को फोर्स किया जाता है कि इसको तो आप मानना ही मानना है, ठीक है। दूसरा एक चाइल्ड लेबर हो गया, दूसरा हो गया फोर्स लेबर। मतलब
बिना पैसे के तो आप काम, अब मान लीजिए कि आपका देश प्रगति नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सबको अब मुफ्त में काम करवाने लगेंगे, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब फोर्स्ड लेबर नहीं करना है, कोई नहीं करना चाहता है मजदूरी तो नहीं करेगा। तीसरा, डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, ठीक है, ये सब के आधार पे आप काम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है, फोर्स लेबर नहीं करोगे, चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है, ठीक। और चौथा जिसमें मैं बताने वाला हूँ वो क्या है कि एसोसिएशन का फ्रीडम। मतलब अगर किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में, किसी देश के अंदर लोग काम कर रहे हैं और उनको अपना डिमांड अपने मालिक के पास रखना है, अपने एम्प्लॉयर के पास रखना है, इसके लिए वो एसोसिएट होते हैं, यूनियन का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अगर उसको राइट टू एसोसिएशन नहीं दिया गया, राइट टू एसोसिएशन नहीं दिया गया, उसको संगठन का अधिकार नहीं दिया गया, तो वो अपना वॉइस ही नहीं उठा पाएगा। जब वॉइस ही नहीं उठा पाएगा तो सिंपल सी बात है कि एक्सप्लॉयटेशन होना निश्चित है। तो ये भी एक फंडामेंटल है। और सबसे बाद में जो एक फंडामेंटल कन्वेंशन बनाया गया वो था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। मतलब जहाँ पे काम होता है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी, ठीक है, जो भी काम हो रहा है वहाँ पे ज़रूरी है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए, क्योंकि सेफ्टी जो है वो सीधे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है ना, जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसीलिए ये भी एक क्या है, फंडामेंटल कन्वेंशन हो गया। भारत सरकार जितने भी लॉज बनाए हैं लगभग इसके इर्द गिर्द जितने भी लॉ हैं सब रेटिफाइड हैं, जितने भी कन्वेंशन है सब लगभग रेटिफाइड। अगर कोई बोले मिनिमम एज वाला कन्वेंशन तो वो भी रेटिफाई है। कोई बोले चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को क्या भारत सरकार ने रेटिफाई किया, बिल्कुल किया है। फोर्स लेबर कन्वेंशन का हाँ बिल्कुल किया है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट बनाया है, उसको भी रेटिफाई किया, तभी तो बनाया है ना एक्ट। तो सारे कन्वेंशन याद करने से कौन कौन से रेटिफाई किए गए भारत सरकार द्वारा, अच्छा है कि ये फंडामेंटल को दिमाग में रखें और इसके इर्द गिर्द एकदम उसके सिमिलर जो कन्वेंशन है वो भारत सरकार ने रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब आईएलओ के अंदर भारत की एक अहमियत को समझिए कितना है। चूँकि भारत जब आज़ादी प्राप्त नहीं किया था, ठीक है, तभी से आईएलओ का मेंबर है। 1900 जब इसका फॉर्मेशन हुआ है तभी से इसका मेंबर है। और इसका और अहमियत समझिए, जो भारत में 4 अभी तक प्रेसिडेंट जो हैं, 4 अभी तक प्रेसिडेंट बना चुका है आईएलओ का, ठीक है। सबसे पहला थे अतुल चटर्जी, दूसरे बने बाबू जगजीवन राम, ठीक है। ऐसे कर करके 4, नरेंद्र सिंह बने थे उसके बाद। तो 4 प्रेसिडेंट दे चुके हैं भारत में। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात जो भारत का आईएलओ के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का आप स्ट्रक्चर समझिए और उस स्ट्रक्चर में आप भारत का रोल समझिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी का स्ट्रक्चर होता है कि 40 सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है, 20 होता है एम्प्लॉयर और 10 एम्प्लॉय का, ठीक है। ये सरकार, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय स्ट्रक्चर समझ लीजिए इसका। 40 में से 10 ऐसे सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हैं जो फिक्स हैं, यानी कि नॉन इलेक्टेड हैं। बाकी 30 का इलेक्शन होता है, लेकिन 10 जो है नॉन इलेक्टेड हैं। और ये वो नॉन इलेक्टेड कंट्री होते हैं जिसका कि इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस होता है, और भारत इसी में से एक है। आप समझ सकते हैं भारत का आईएलओ में कितना महत्व है, ठीक है। तो जो मेन मुद्दा है वो हमने डिस्कस कर लिया है। जो ऑब्जेक्टिव बनना है आईएलओ का इसी से बनेगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।